आपको विदित है कि बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार चुनाव पूर्ण गठबंधन किए। ये गठबंधन क्यों किए, क्या इनका मकसद था, कहाँ तक मकसद इनका सफल रहा, आज मैं बताऊंगा विस्तार से। एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहब कांसीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। बहन कुमारी मायावती ने बताया कि अब तक 3 बार चुनाव पूर्ण गठबंधन हुए और ये गठबंधन जो प्रयोग थे विधानसभा के दौरान हुए और एक लोकसभा के दौरान हुआ। ये मजबूरी में थे तथा बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए थे। हालांकि तीनों बार ही बहुजन समाज पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ, लेकिन जो गठबंधन हुए उसमें बड़े मकसद को हासिल करने के लिए किए गए थे, जिसमें कहीं न कहीं कामयाबी भी मिली। पहली बार गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ 1993 में विधानसभा के चुनाव में हुआ था। उस समय समाजवादी पार्टी नई बनी ही थी और ये गठबंधन ये साथ मिल बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था विधानसभा का। ये गठबंधन खास मकसद को लेकर बना था, जिसका पहला उद्देश्य था कि बहुजन समाज में जन्मे एक व्यक्ति के नेतृत्व में बहुजन समाज को संगठित कर सत्ता में लाना, और गठबंधन का दूसरा मकसद था भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी को सत्ता से न केवल हटाना बल्कि उसे सत्ता से दूर रखना, दूर करना। क्योंकि उस समय अयोध्या का घटनाक्रम बहुत काफ़ी बुलंदी पर था और जिस तरीके से जो अन्याय अत्याचार जो भाजपा के शासन में हो रहे थे, जो धर्म की जो आंधी चल रही थी उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। और दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों ने मिलकर पहली ही कोशिश में इस कामयाबी को हासिल किया और सपा बसपा ने मिलकर के सरकार बनाई। हालांकि उस समय जो राजनीतिक और सामाजिक माहौल था वो अयोध्या के उन्माद के कारण बहुत ही एक भाजपा की पक्ष में था, लेकिन फिर भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। ये गठबंधन लंबे सोच के बनाया गया था ताकि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन की सरकार से उत्तर प्रदेश पे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह रहें, और अगर ये गठबंधन चलता तो केंद्र में भी बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती, तो वहाँ भी प्रधानमंत्री बहुजन समाज का होता। लेकिन चूंकि मुलायम सिंह के अंदर या समाजवादी पार्टी के अंदर मिशन की भावना नहीं थी, मिशन या कोई उनका कोई इस तरीके का वो नहीं था, ऐसी विचारधारा मिशन की नहीं थी, इस कारण उस अभाव में मुलायम सिंह यादव केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे और बहुजन समाज की जो एकता थी, एकता का जो सपना देखा था, उस माध्यम से सामाजिक परिवर्तन करने का जो सपना था वो बिखर गया, वो कामयाब नहीं हो पाया। ये गठबंधन समाप्त हुआ। दूसरी बार गठबंधन 1996 में कांग्रेस के साथ हुआ। कांग्रेस के साथ क्यों हुआ? कांग्रेस उस समय नंबर 1 मनवादी पार्टी थी, जिसको बहुजन समाज पार्टी भी नंबर 1 मनवादी पार्टी कहते थे, और इस कांग्रेस से गठबंधन करने का भी एक खास उद्देश्य था। ये उद्देश्य था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव की जो पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी आरपीआई ऑफ इंडिया, उसको जो था कांग्रेस ने ख़त्म किया था और कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण ये ख़त्म हुआ था। इसलिए साहब कांसीराम कांग्रेस को उसका सबक सिखाना चाहते थे। जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो पहली बार 1985 में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो उसको 2.4% वोट मिला। कांग्रेस को 48% वोट मिला था उस समय। तो कांग्रेस ने मजाक उड़ाया बहुजन समाज पार्टी का
और ये उड़ाना शुरू किया, कहना शुरू किया कि कांसीराम नाम का एक आदमी ने राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी रखा है और जिसे मात्र 2.4% वोट मिला है। ये मजाक तो चलता रहा, लेकिन जब इस मजाक के कारण उन्होंने देखा कि बीएसपी को वोट तो 2.4 मिला, लेकिन इसके कारण कांग्रेस के 165 सीटें गंवानी पड़ी। जब उन्होंने इस चीज़ पर चिंतन मनन किया तो उनको कारण जब ढूंढा तो कारण पता लगा कि बहुजन समाज पार्टी में जो चमार या जाटव जो वोट था वो कांग्रेस से खिसक गया और बहुजन समाज पार्टी में जा रहा है। इस कारण कांग्रेस को 165 सीटें गंवानी पड़ी। तो इस तरीके से जब बहुजन समाज पार्टी ने पहले तो चमार जाटव करके जितनी भी 18 तरह की जातियां थी उत्तर प्रदेश में उनको जीता, उनको जोड़ा और उनको जोड़ने के बाद फिर बहुजन समाज के दूसरे अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को जोड़ा। जब ये जोड़ना शुरू किया तो फिर काफ़ी एक भाईचारा बनाकर चुनावी ताकत बनी और 1996 में जब चुनाव हुआ तो उस समय बहुजन समाज पार्टी को 20% वोट मिला था। जिस तरीके से चुनाव होते गए उसी तरीके का वोट परसेंटेज बढ़ता गया और 96 से पहले जो क्षेत्रीय पार्टी थी 1996 में वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई, क्योंकि 5 प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी रिकॉग्नाइज हो गई तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो इस तरीके से जब राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो कांग्रेस पार्टी को जब मालूम हुआ कि बहुजन समाज पार्टी इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और कांग्रेस घटते घटते 8% पे आ गई थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सभी 85 सीटों पर हार गई और हारी नहीं गई सिर्फ, उसकी सब जगह जमानत जब्त हो गई। जब जमानत जब्त हो गई तो फिर कांग्रेस को चिंता हुई। उस समय कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव थे। नरसिंह राव फिर कांसीराम साहब के पास चल कर गए। एक देश का प्रधानमंत्री, एक जो मामूली सा आदमी जिसकी मजाक उड़ाया करती थी कांग्रेस 85 में और 96 में उस कांग्रेस का प्रधानमंत्री कांसीराम साहब के पास चल कर के गया कि हम आपसे गठबंधन करना चाहते हैं, हमारी जो स्थिति 8% पे आ गया है और कांग्रेस के लिए 85 सीटें हार गई है, ये बहुत ही चिंता का कारण है। और अक्टूबर 96 में विधानसभा का चुनाव होने वाला था, तो ऐसा उनका अंदेशा था। नरसिंह राव ने कहा कि अगर वोट इससे भी नीचे चला जाएगा तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। पीवी नरसिंह राव ने साहब कांसीराम को कहा। तो कांसीराम साहब ने तब सोच विचार कर ये बताया कि मैंने फूले अंबेडकर और ये के बारे में महाराष्ट्र में अध्ययन किया, मैंने मूवमेंट को प्रभावित हुआ और महाराष्ट्र में अंबेडकरवादी जब साहब कांसीराम नौकरी छोड़ करके बन गए तो फिर आरपीआई के साथ काम करना शुरू किया साहब कांसीराम ने। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे देखते देखते उस अंबेडकरवाद को ख़त्म कर दिया कांग्रेस ने। रिपब्लिकन पार्टी के नेता उस मूवमेंट को, मिशन को नहीं चला सके और कांग्रेस ने उस मौके का फ़ायदा उठाकर रिपब्लिकन पार्टी से समझौता किया। रिपब्लिकन पार्टी ने समझौता किया कांग्रेस से और उस वक़्त पार्लियामेंट की 521 सीटें हुआ करती थी। 521 सीटें हुआ करती थी। उस समय साहब कांसीराम पूना में थे। उन्होंने कहा कि मैं नया नया अंबेडकरवादी बना था तो ये सब देख रहा था और जब समझौता हुआ तो 520 सीटें कांग्रेस को मिली और 1 सीट आरपीआई को मिली। 1 सीट आरपीआई को मिली तो साहब कांसीराम ने कहा कि ये मुझे बहुत दुखद लगा, मुझे बहुत दुखदपूर्ण लगा। और समझौता करके जब आरपीआई और कांग्रेस के लोग बाहर निकल के आए तो रिपब्लिकन पार्टी के नेता दादा साहेब गायकवाड़ निकले और कांग्रेस के नेता मोहन धारिया जो पूना के मेंबर पार्लियामेंट थे, इन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहा कि जब तक गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदा थे तब तक हमारा घोषणा, तब तक हमारी जो है मिलाप नहीं हो पाया। एक दूसरे के हम विरोधी रहे, लेकिन 1948 में गांधी चले गए, 1956 में बाबा साहब चले गए और 56 के बाद यानी 15 साल के बाद 1971 में ये समझौता हुआ है। इसलिए
ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली समझौता नहीं है, ये समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ है। गांधी के हिस्से में 520 सीटें आई हैं और अंबेडकर के हिस्से में 1 सीट आई है। तो कांसीराम साहब ने कहा, इस बात को देखकर तब मैं बड़ा दुखी हुआ था, क्योंकि मैं नया नया अंबेडकरवादी बना था। मैं गाडगे महाराज के धर्मशाला के बाहर खड़ा सुन रहा था, देख रहा था, बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैं मजबूर था, मैं कुछ करने लायक नहीं था, इसलिए सुनता रहा। ये साहब कांसीराम को ख्याल आए और कांसीराम साहब ने ये सोचा कि आज ये मौका है, जब रिपब्लिकन पार्टी जो है 1 सीट पर चुनाव लड़ी और रिपब्लिकन पार्टी को खत्म कर दिया कांग्रेस ने, समझौता करके उसको बिल्कुल खत्म कर लिया। तो साहब कांसीराम ने सोचा कि कांग्रेस से मेरा नुकसान तो होगा, लेकिन मैं नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा, पर उसका 1971 का बदला ले सकता हूँ कांग्रेस से समझौता करके। तो साहब कांसीराम ने नरसिंह राव को कहा कि ठीक है भाई, आपकी मजबूरी है, मैं मुश्किल समझता हूँ, समझौता कर लूँगा, लेकिन ये समझौते का नाम अंबेडकर और गांधी के बीच समझौता होगा। हम अंबेडकरवादी हैं, कांग्रेस गांधीवादी है, तो ये समझौते का नाम अंबेडकरवादी और गांधीवादी समझौता होगा। और इस बात पे नरसिंह राव तैयार हुए। और जब नरसिंह राव को कहा कि यूपी की 425 सीटों में से सिर्फ 36 सीट आपके हिस्से में आती हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन साहब कांसीराम ने कहा कि इसमें से 125 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 300 सीटों पर बीएसपी। नरसिंह राव तैयार हो गए और इस तरीके से ये जब गठबंधन हुआ तो जो अंबेडकर का सत्यानाश पूरे भारत में महाराष्ट्र में किया था, मैंने उस अंबेडकरवाद को, साहब कांसीराम ने कहा, मैंने उस अंबेडकरवाद को रिवाइव करने की कोशिश की है और पुनर्जीवित करके आज कांग्रेस को घुटनों के नीचे लगाया है। जब ये गठबंधन हो गया था तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके, हालांकि कांग्रेस के जो शरद पवार थे वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके का गठबंधन हो, और भी नेता नहीं चाहते थे, लेकिन नरसिंह राव की मजबूरी थी, तो ये गठबंधन हुआ और 36 सीटों के बजाय 125 सीटें दे रहा हूँ। और ये भी तय हुआ कि अगर गठबंधन कामयाब हुआ, सरकार बनी, तो उसमें फिर मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, कोई और नहीं बनेगा। तो उस मीटिंग में इस तरीके से घोषणा की गई कि हम अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, गांधी कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं, इसलिए ये समझौता अंबेडकर और गांधी का समझौता है। 300 सीटों पर अंबेडकर लड़ेंगे और 125 सीटों पर गांधी जी लड़ेंगे। तो बाहर निकलने पर जब प्रेस वालों ने नरसिंह राव से पूछा क्या ये सही है, क्या समझौता हो गया, तो नरसिंह राव ने कहा हाँ, समझौता इसी तरीके से हुआ है। और आपको विदित है कि जब इस तरीके से कांग्रेस को इस लेवल तक ला चुके, साहब कांसीराम ने कहा कांग्रेस से इस तरह निपटना जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस बाप दादाओं वाली पार्टी है, इसको पहले ख़त्म करना जरूरी था। और वो कांग्रेस, साहब कांसीराम ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सफाया किया, जो आज तक खड़ी नहीं हो पाई। और उसके बाद पूरे देश में अगर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के कारण हुई है। और जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में फिर किसी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को 33 सीटें मिली थी और बीएसपी को भी 67 सीटें मिली थी, भाजपा को 174 और सपा को 110। तो इस तरीके से साल भर तक ये चलता रहा। अंततः 21 मार्च 1997 को जो ये डेडलॉक रहा वो ख़त्म हुआ और 6 साल का काम 6 महीने में पूरा करने की प्रतिज्ञा करके बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी। तो इस तरीके से ये जो समझौता रहा, चुनावपूर्ण समझौते रहे। तीसरा समझौता 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ में, तो वो भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहा।
और वो टूट गया किन्हीं कारणों से जो राजनीतिक हैं। हो सकता है भविष्य में ये गठबंधन होगा नहीं होगा, ये भविष्य पर निर्भर करता है, आने वाले समय की स्थितियां परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो जो चुनावपूर्ण गठबंधन हुए हैं, केवल 3 बार हुए हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी पार्टी को, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं होता। ऐसा अनुभव रहा हर बार, तो बहुत ज़्यादा फायदा बहुजन समाज पार्टी को नहीं होता है चुनावपूर्ण गठबंधन करने से। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ का जो ये सीरीज़ शुरू की। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों का कि सीरीज को लाइक कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें प्रतिदिन शाम को 6 बजे एसएम न्यूज़ चैनल पर। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा जय भीम, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।